स्वागत है आप सभी का सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अपने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की सीरीज़ में आज हम कांग्रेस के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन दो दलों में गर्म दल और नरम दल में हो गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है कांग्रेस का विभाजन। और कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ था? तो एक दल को गर्म दल कहा गया और दूसरे दल को नरम दल कहा गया। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी जानते हैं। जैसा कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ और कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। तो इन 20 वर्षों में कांग्रेस से बहुत सारे लोग जुड़ गए थे और यह जाहिर सी बात है कि जब लोग जुड़ेंगे तो उनकी विचारधारा भी एक समान नहीं होगी, उनमें कई विचारों के लोग जुड़ेंगे। तो जो बाद में कांग्रेस के साथ लोग जुड़े, उनकी विचारधारा जो थी, जो पहले से शुरू से शामिल थे कांग्रेस में, उनकी विचारधारा से थोड़ा अलग थी। पहले के लोग जो थे वह शिक्षित और मध्यम वर्गीय समृद्ध लोग थे और वह शासन में अपनी भागीदारी के नाम पे शासन करना चाहते थे। अर्थात उनके स्वराज का मतलब था कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं तो हमें भी उसका हिस्सा बनाए और साथ साथ शासन करें। लेकिन वहीं जो दूसरा खेमा था वह यह मानता था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अर्थात यह हमारा देश है और शासन पर पूरा अधिकार हमारा ही होगा। और इसी विचारधारा के कारण 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन के प्रसार को लेके दोनों गुटों में बात हुई, तो जो नरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि केवल बंगाल के आसपास ही इस आंदोलन का प्रसार हो। लेकिन वहीं दूसरा जो खेमा था, जिसको कि गर्म दल के नाम से जाना गया, उनका मानना था कि इस स्वदेशी आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारत में फैलाया जाए। और यही कारण बना दोनों दलों के विभाजन का। और इस प्रकार 1907 ईस्वी में कांग्रेस का नरम दल और गर्म दल में विभाजन हो गया। और इस विभाजन की कहानी हम लोगों ने कांग्रेस के चैप्टर में पढ़ी है। तो चलिए आज हम कांग्रेस के विभाजन, गर्म दल और नरम दल के बारे में पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कांग्रेस का विभाजन, गर्म दल और नरम दल। और इससे जितने भी संबंधित प्रश्न बनेंगे जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम एक एक करके देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध नेता या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने क्या दी थी? इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही भारतीय ग्लैडस्टोन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई थी? तो भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दादा भाई नौरोजी को ही दी गई थी। प्रश्न दोनों सेम है लेकिन उसकी भाषा अलग है, इस वजह से इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे और उन्होंने उदारवादी दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और वह किस पार्टी से लड़े थे? तो उदारवादी पार्टी से। और कब से कब तक यह सदस्य रहे? 1892 ईस्वी से लेके 1895 ईस्वी तक। इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के विषय में सही तथ्य कौन कौन से हैं? क्योंकि यहाँ से कूट वाले प्रश्न बनाए जाते हैं, तो चलिए जानते हैं कुछ दादा भाई नौरोजी के बारे में तथ्यों को, जिससे आप किसी भी प्रश्न को करने में सक्षम होंगे। पहला तथ्य है कि दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। दूसरा है, उन्होंने गुजराती पत्रिका रास्त गुफ्तार का आरंभ भी किया। ये काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि रास्त गुफ्तार का प्रारंभ किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इसकी भाषा भी पूछी जाती है, तो रास्त गुफ्तार गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। चौथा है, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। तो ये फैक्ट भी परीक्षा में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। पांचवा था कि 1892 से 95 ईस्वी तक के उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे थे, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी के संबंध में अगला कथन है कि दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार, कब कब, 1886 में, 1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी।
राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह कथन दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि राजा जनता के लिए बने हैं, ना कि जनता राजा के लिए बनी है। तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो दादा भाई नौरोजी वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1904 ईस्वी से ही लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष जो था वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस के अधिवेशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने सारे अधिवेशन और उनसे संबंधित अध्यक्ष और महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा है, तो इसको आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है और यह किसी एग्जाम में पूछा गया था कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 31 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक तथा 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने किसका वर्णन किया है? तो ये सारे जो विशेषताएं हैं वह गोपाल कृष्ण गोखले की हैं और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कांग्रेस के मंच से कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में सबसे पहले स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था। हालांकि उस स्वराज का मतलब था कि हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही शामिल होकर शासन करेंगे, ना कि पूर्ण स्वराज था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 ईस्वी में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो जब कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1906 ईस्वी में पारित किया, उस स्वराज प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, और यह स्वशासन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था बल्कि विदेशी शासन के अधीन, उसके अंतर्गत रहकर ही शासन करना था। अगला प्रश्न है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा किस सत्र में घोषित किया गया था? तो स्वराज को कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वह 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जैसा कि मैंने अधिवेशन वाले टॉपिक में बताया कि किस प्रकार से 1906 ईस्वी में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें कि गरम दल के नेता चाहते थे कि हमारे प्रतिनिधि अध्यक्ष बने और नरम दल के नेता चाहते थे कि हमारे प्रतिनिधि अध्यक्ष बने। फिर बीच का रास्ता निकालने के लिए दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि गरम दल और नरम दल दोनों लोग इनका सम्मान करते थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा वाम बंधन आंदोलन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसके इंग्लिश वर्ड की बात करें तो इसका इंग्लिश वर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। कहने का मतलब क्या कि इनका यह मानना था कि हमें प्रशासन में भागीदारी दी जाए, अर्थात अगर हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे हैं तो कुछ पद हमको भी दिए जाएं और हमारे हिसाब से वहाँ पे शासन हो, और साथ ही साथ भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना इनका उद्देश्य था। तो इसी को राजा व मबंधन आंदोलन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कहा जाता है। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजा वाम बंधन आंदोलन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, इंग्लिश वर्ड को भी याद रखेंगे। अच्छा, इसके विपरीत अगर पूछा जाए कि गरम दल के नेताओं की पद्धति क्या थी, तो उनकी पद्धति थी अनुकूल प्रविघटन। इसको याद रखेंगे, अनुकूल प्रविघटन, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। और इनके अनुसार क्या था कि अगर हम शासन कर रहे हैं तो हमें पूर्ण स्वराज दिया जाए और हम ही पूरी तरह से शासन करेंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया जाए। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे वह शहरी क्षेत्रों से थे और सामान्यतः उनका गांव के लोगों से या फिर अन्य तबकों से ज़्यादा निकट का संबंध नहीं था, और उसके विपरीत गरम दल के नेताओं ने जनता से निकट संबंध बनाए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो 1906 ईस्वी के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वह गरमपंथियों के अधीन आया था। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको नेताओं के नाम दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन कौन से नेता गरम दल के हैं या फिर इनमें से कौन कौन से नेता नरम दल के हैं। तो चलिए कुछ प्रमुख नेताओं के नाम जान लेते हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम गरम दल के नेताओं की बात करें तो उनमें 4 नेता प्रमुख थे। पहले थे अरविंद घोष, दूसरे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तीसरे थे विपिन चंद्र पाल और चौथे थे लाला लाजपत राय।
इन्हीं से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं का शॉर्ट नेम है। क्यों? क्योंकि लाल जो है लाला लाजपत राय से लिया गया है, पाल जो है विपिन चंद्र पाल से लिया गया है, और बाल जो है बाल गंगाधर तिलक से लिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी कभी इनका स्थान भी पूछता है। तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, विपिन चंद्र पाल बंगाल के थे, और लाला लाजपत राय पंजाब के थे। अगर हम नरम दल या फिर उदारवादी नेताओं की बात करें तो उनमें प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, WC बनर्जी, न्यायमूर्ति रनाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बदरुद्दीन तैयबजी, शिवराम मुंजे या फिर S मुंजे, और श्री केलकर। तो इन सारे नाम को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। और लाला लाजपत राय मैजनी से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने मैजनी की एक रचना थी जिसका नाम था द ड्यूटी ऑफ मैन। क्या नाम था? द ड्यूटी ऑफ मैन, जिसका अनुवाद लाला लाजपत राय ने उर्दू भाषा में भी किया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वह कौन थे? तो वह थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बतलाया गया है, और इसी कारण इनको वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वह नरमपंथी नेता नहीं थे। मैंने बताया कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं, पूछ दिया जाएगा कौन नरमपंथी नेता है, कौन गर्मपंथी नेता है। तो उसी टाइप के प्रश्न को शामिल करने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादी नेताओं या फिर नरम दल के नेताओं की जो नीति थी उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। और इस पर बाल गंगाधर तिलक ने एक कथन भी कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, न कि भिक्षावृत्ति। तो यह स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो वह बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पे याचना का, प्रार्थना का और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा कब समाप्त हो गई? तो जब कांग्रेस का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में आया तो उस समय कांग्रेस की याचना की नीति समाप्त हो गई, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवाद में और आत्मबलिदान में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया, और इनका विचार था कि इसे पूरे भारतीय स्तर पर फैलाया जाए। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब? तो जब शिक्षक बने, अखबार शुरू किया, रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बने तथा शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, तब से यह लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इनके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने धर्म का प्रयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का प्रयोग जो है राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था, और धर्म का प्रयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में करने के ही दौरान इन्होंने गणपति महोत्सव का भी प्रारंभ करवाया था। साथ ही साथ इन्होंने मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी शुरू किया। इसके साथ गो हत्या विरोधी संस्थाएं भी इन्होंने बनाई थी ताकि धार्मिक रूप से लोग जो है वह राजनीति से जुड़े। तो ये सब चीज़ें आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया, और आज भी गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके पीछे कारण यह था कि वह
कि वह धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहते थे। अगला प्रश्न है, किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, कौन एक उग्रवादी नेता था? तो बिपिन चंद्रपाल कौन थे? एक उग्रवादी नेता थे। बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सारे नेता जो थे वह उग्रवादी नेता थे। अगला प्रश्न है, कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष जो थे वह कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता थे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी का समर्थन कौन था? तो अरविंद घोष जो थे वह स्वदेशी के समर्थक थे। जैसा कि 4 प्रस्ताव दिया था, स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 ईस्वी में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्प को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। ये चारों संकल्प क्या थे? तो ये 4 संकल्प थे। पहला था स्वदेशी, दूसरा था स्वशासन, तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा था बहिष्कार। और इन चारों प्रस्तावों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कूट वाले प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं। तो इन चारों प्रस्तावों को आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार 1907 ईस्वी में इसी वैचारिक मतभेद के कारण कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ। पहला विभाजन मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद 1918 ईस्वी में कांग्रेस का फिर से विभाजन होगा। प्रथम विभाजन मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद 1918 ईस्वी में फिर से कांग्रेस में विभाजन होगा। और यह विभाजन किस लिए होगा? क्योंकि उस समय एक रिपोर्ट आएगी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, उसके आधार पर कांग्रेस में विभाजन हो जाएगा। और 1919 ईस्वी में, अगले साल ही, इसके जो कांग्रेस के उदारवादी नेता हैं वे एक अलग संस्था बनाएंगे जिसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आपको कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। वह कहाँ का अधिवेशन था? तो वह सूरत का अधिवेशन था। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? तो 20वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया इसलिए शुरू हुई क्योंकि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों, उद्देश्यों तथा लोगों की भागीदारी पर सहमत नहीं थी। क्योंकि गरम दल के नेताओं और नरम दल के नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद थे और उनकी रणनीतियाँ और उद्देश्य दोनों अलग अलग थे। जहां नरम दल के नेता शासन में भागीदारी चाहते थे, वहीं गरम दल के नेता पूर्ण स्वराज चाहते थे। साथ ही साथ आंदोलन करने की प्रक्रिया भी उनकी अलग अलग थी। नरम दल के नेता संवैधानिक रूप से आंदोलन करना चाहते थे, जबकि वहीं गरम दल के नेता उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि बलिदान और त्याग द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें उनमें अंतर थी और इसी कारण कांग्रेस में 1907 ईस्वी में विभाजन हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था। और पूछा जाए दूसरा विभाजन कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई? तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में ही कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल, या फिर उदारवादी या फिर उग्रवादी। अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जब कांग्रेस का विभाजन हुआ उस साल कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब सूरत का विभाजन हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये सारा घटनाक्रम मैंने कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के अधिवेशनों में बता दिया है, तो फिर से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो 1907 के सूरत विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। कहने का मतलब कि गरमपंथी नेता यह मानते थे कि जो अंग्रेजों के साथ नरमपंथी नेता बात करते हैं वो सही नहीं है, वो उसमें विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की कारागार की सजा दी गई थी और उनको मांडले जेल में रखा गया था।
यह भी पूछा जाता है कि किस जेल में रखा गया, तो मांडले जेल में। और वहीं मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी, तो यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाएगा कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ लिखी थी, तो मांडले जेल में। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो ऐसा कथन मैक्स मूलर ने कहा था। उन्होंने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया 1908 ईस्वी में। अब 1908 ईस्वी में उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में ही करेंगे। यहाँ पे करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस सीरीज़ का उद्देश्य जो है वह भ्रमित हो जाएगा। इस सीरीज़ का उद्देश्य यही है कि हम एग्ज़ाम में कितना बेहतर प्रदर्शन कर सके कम समय में। और मेरा ये विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद किसी भी टॉपिक से जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप 99% जो है सही आंसर टिक करके आएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित करता है, तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना जो है वह उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है, और यही विचारधारा गर्मपंथी नेताओं की थी। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाएगी। और इनकी मृत्यु से भी एक प्रश्न बनता है जिसको हम यहाँ पे चर्चा कर ही लेते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु पर किसने शोक गीत पढ़ा था, तो वह थे हसरत मोहानी, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर शोक गीत पढ़ा था। तो आशा है कि मैंने कोशिश की है कि सारे पहलुओं को इसमें शामिल कर लिया जाए और जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो और किसी तरह के प्रश्न पूछे जाएँ तो आप उसको आंसर करने में सक्षम हो। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ से और याद आ गया, इसको भी बता देते हैं कि पूछा जाता है कि किस किस ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा दिया था, तो उनमें शामिल थे महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो ये रहा हमारा कांग्रेस के विभाजन से संबंधित पूरा वीडियो लेक्चर। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और मेरा यह विश्वास है कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो लेक्चर रामबाण साबित होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके शेयर करें और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू। CV क्लासेज YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।